हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? होपफुली तुम्हारे एंड पे सब सही चल रहा है और तुम्हारा प्रिपरेशन भी फुल जोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, आप बैठ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हो, जितना चाहिए आपके सिलेक्शन होने के लिए उतना प्रॉपर टाइम दे रहे हो। होपफुली आपका सब बेटर जा रहा है, बेस्ट जा रहा है, बेस्ट। ठीक है, हमारे एंड से भी आपके लिए पूरे एफर्ट्स चालू है और हम लोग किसी एंड पे आपके लिए कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, जितना हो सक रहा है हमारे एंड से देंगे। अभी हम लोग चालू भी करने वाले क्वेश्चन डीपीपीस देंगे आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी उसका प्रिपरेशन चालू है, तो आपको डीपीपीस बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे एंड से प्रॉपर आपको सब कुछ मिलेगा। अब तक हमारे लेक्चर 8 हो चुका है, सेल 8 लेक्चर्स हो चुके हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे। अभी हम लोग आज करने वाले लेक्चर नंबर 9 ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोग ने अब तक चैप्टर में कहां तक आ गए? पूरा माइटोसिस हो गया है, मियोसिस में हमारा चल रहा था प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 हम लोग ने कर लिया। पहली बात तो हम लोग ने मियोसिस 1 के सारे स्टेजेस याद करने के लिए क्या ट्रिक बने थी? क्या था ट्रिक? पीमैट, राइट। सिमिलरली अभी प्रोफेज 1 जो है ये हमारा ट्रिक है। अभी सिमिलरली प्रोफेज 1 के जो है के अंदर कौन सा स्टेज आता है, इसके लिए हम लोग ने ट्रिक बनाया था LZ PDD। ऐसा ना हो जाए, मतलब ये ट्रिक्स क्यों बना रहे जिससे कि आप लोग भूल ना पाओ, है ना? दो ट्रिक के बिना आप पढ़ोगे हो जाएगा फिर भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एग्जाम में ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ट्रिक याद रखो। ठीक है, LZ PDD, L फॉर लेप्टोटीन, LZZ फॉर जाइगोटीन, LZPP फॉर पैशोटीन, D फॉर डाइप्लोटीन एंड नेक्स्ट D फॉर डायाकाइनेसिस। ठीक है, इतने चीज आपके हो जाने चाहिए प्रॉपर क्लियर। हम लोग ने देखा था डायाकाइनेसिस में क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया कमजोर। तो हम मतलब LZ PDD के पूरे हम लोग आज ये देख लेंगे NCERT। ठीक है, NCERT में क्या दिया आपके मियोसिस 1 के बारे में। मियोसिस 1 का सबसे पहला फेज क्या दिया हुआ है आपको? प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये आपको चीज मैंने बताई थी लेक्चर के बीच में कि जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है वो भी लॉन्ग होता है, ठीक है, बट उससे भी लॉन्गर क्या होता है? मियोसिस का प्रोफेज 1। ठीक है, और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसको हम लोग ने सब डिवाइड किया और 5 फेजेस में। ठीक है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये 5 फेज में हम लोग ने इसको डिवाइड किया LZPDD में। ठीक है, और ये LZPDD हम लोग ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हम लोग ने प्रोफेज 1 को किस बेसिस पे हम लोग ने क्लासिफाई किया हुआ है। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है? क्रोमोसोमल बिहेवियर। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग ने प्रोफेज 1 को क्लासिफाई किया हुआ है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। अभी आप ये ऊपर की लाइन पढ़ रहे होते, आपका सिर्फ फोकस होता है ये 5 फेजेस पे। ठीक है, बट आपका ये लाइन पे फोकस नहीं होता। क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग ने क्लासिफाई किया और आपको एमसीक्यू आएगा इसी वर्ड पे। ठीक है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन में क्या होता है? ग्रेजुअली विजिबल मतलब कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, एक ही वर्ड याद रखो, इतने सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडर कंडेंसेशन होता है, हम लोग इस कंडेंसेशन को किस में देख सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। ठीक है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होते रहता है और इसके बाद कौन सा स्टेज होता है? L के बाद Z फॉर जाइगोटीन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग। देखो स्टार्टिंग में क्या था? फर्स्ट स्टेज में लेप्टोटीन में ग्रेजुअली कंडेंस हो रहे, लेप्टोटीन में ग्रेजुअली कंडेंस हो रहे, पर अभी जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम से एक ऐसा है और एक ऐसे खड़े। ठीक है, पर Z में क्या होगा? अभी इनका अरेंज मैरिज हुआ था L फेज में। Z में क्या होगा? इनका लव हो जाएगा। अरेंज मैरिज क्या? लव। तो हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, समझ में आ रहा है?
हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, ठीक है। और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो भी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पेयर हो रहे हैं वो एक दूसरे के जैसे सिमिलर दिखते हैं, उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब सेम है, उसमें से एक पेयर मदर से है, एक पेयर फादर से है, और ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय, ठीक है। देखो साइनेप्सिस के साथ क्या होता है? उसके अगल बगल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और उसको बोला जाता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। आपको ये एमसीक्यू आ सकती है कि हम लोग साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को क्या चीज में देख सकते हैं, क्या चीज से विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको ये तो इजी एमसीक्यू, अगर ये एमसीक्यू आएगा कि आपको साइनेप्सिस के साथ क्या होता है, तो आप साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये आ जाएगा इजी एमसीक्यू। पर अगर आपको क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा तो क्या पूछेगा कि आपको जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स। देखो ये पार्ट अगर तिरछा जाना होगा ना किसी भी एग्जामिनर को, तो ये 2, 1, 2 और ये 3 वर्ड्स मैंने मार्क कर दिए हैं। आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। आपका हार्ड एमसीक्यू आएगा तो यहां से बना के आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है, तो आप उतना टेंशन मत लो। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड, ठीक है। ये जो जोड़ी में प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड। इजी एमसीक्यू आ सकता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? However, these are more clearly visible at next stage. टेट्राड बने किस स्टेज में? हमारे टेट्राड बने हमारे LZ जाइगोटीन फेज में टेट्राड बने, जोड़ियां बनी जाइगोटीन फेज में। पर ये जोड़ियां दिख कौन से फेज में अच्छे से रही हैं? मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। मतलब नेक्स्ट स्टेज मतलब क्या? LZ के बाद क्या आता है? P, पैशेटीन। एकदम ध्यान से रीड करके चलें, ठीक है। The first 2 stages of the prophase are relatively short-lived compared to the next stage. जो अभी आपको एक एमसीक्यू और आ सकता है जब हार्ड एमसीक्यू पूछना होगा, तो सबसे लंबा फेज क्या है हमारे प्रोफेज 1 का? सबसे लंबा फेज क्या है? तो देखो द प्रोफेज के पहले जो फेजेस है वो छोटे हैं, पर उनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा फेज कौन सा है? उसका नेक्स्ट फेज, मतलब थर्ड फेज जिसका नाम है पैशेटीन। तो पैशेटीन क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट स्टेज। अगर हमारा जो ओवरी है, ओवम है या स्पर्म है, जो भी डिवाइड होकर बन रहा है, वो अगर रेस्टिंग फेज में ना चला जाए, तो पैशेटीन सबसे लंबा स्टेज है। रेस्टिंग फेज में जाएगा तो आपका दूसरा एक फेज है, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे, वो होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स डिस्टिंक्ट। इस फेज में और डिस्टिंक्ट होता है, इस फेज में और कंडेंस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राइड्स। टेट्राइड सबसे क्लियरली अपीयर कब होते हैं? हमारे पैशेटीन फेज में, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। इस फेज में पैशेटीन में और क्या बनता है? हमारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है मैंने। द साइट्स एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो आपने हम ये देखा क्रॉसिंग ओवर, बट आपने क्रॉसिंग ओवर देखते हो ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ इसके और इसके बीच में, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये 2 क्रोमैटिड्स है, पर ये 2 क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम पे क्या नहीं है? एक ही क्रोमोसोम पे नहीं है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। अगर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हो तो उनको क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड। पर जो क्रोमैटिड्स है, अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम पे नहीं है, 2 अलग क्रोमोसोम पे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा पैशेटीन फेज में,
तो किसके बीच में हो रहा है? कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर? सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर का जो डीएनए है, अगर दो सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, ये एस फेज में सिंगल ही था, इसको कॉपी करके दूसरा बना है, तो अगर यहाँ पे एक डीएनए और यहाँ पे एक डीएनए, दोनों हेयर कलर के लिए, एक यहाँ पे डीएनए और एक यहाँ पे डीएनए, दोनों हेयर कलर के लिए, तो अगर इस पे ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर के लिए होगा डीएनए, तो यहाँ पे भी तो ब्लैक कलर के लिए होगा ना, क्योंकि इसको ही देख के कॉपी करके बना है। तो अगर हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करा दे तो भी कोई मतलब है क्या, कोई चेंज है क्या? नहीं, एज इट इज चीज रहेगी। तो इसके लिए सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होता क्रॉसिंग ओवर, वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो एंजाइम की वजह से होता है। क्या होता है? एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। और एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेस एंजाइम। आज अभी हार्ड क्वेश्चन बना रहेगा तो यही पूछेगा आपको कि कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए, उसका नाम है रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर, तो हमारा जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, वो किसकी वजह से हो रहा है? रिकॉम्बिनेस की वजह से। किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैसेटिन। पैसेटिन में क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट, ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने हाथ छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने आपको बोला था जाइगोटिन में पेयर बनते हैं, पैसेटिन में एक्सचेंज होता है, ज्ञान का एक्सचेंज। जाइगोटिन में प्यार होता है? पैसेटिन में क्या होता है? एक्सचेंज, ज्ञान का एक्सचेंज होने लगता है, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने लगते हैं, ठीक है। पैसेटिन में फीलिंग शेयर हो गई, सब सारे फीलिंग शेयर हो गए पैसेटिन में। अभी बोलने के लिए कुछ उनके बीच में बच्चा नहीं, तो क्या एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे क्या? नहीं, अभी उन्होंने साथ रखा हुआ एक दूसरे का। समझ में आ रहा है? द बिगिनिंग ऑफ डाइप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेन्यूल कॉम्प्लेक्स। डाइप्लोटिन में क्या होता है? साइनोप्टेन्यूल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है, ठीक है, और रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होने का ट्राई करने लगता है। अभी ज्ञान इनका खत्म हो गया एक दूसरे से, जो भी इनको बताने का था, इनकी बात में टॉपिक ही नहीं बची हुई, तो धीरे धीरे एक दूसरे को रिपेल करने लगे। अभी भी इनकी जोड़ी बनी हुई है बट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। जोड़ी बनी हुई है पर रिपेल कर रहे हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड था वो भी थोड़ा लूज हो गया, कैसे? सिनेप्टेन्यूल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करके। समझ में? और अभी जो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना दे। एक क्रोमोसोम ऐसा, दूसरा क्रोमोसोम ऐसा, एक दूसरे को धक्का दे रहे दोनों, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना। इसको बोलते हैं चियाज़्माटा। क्या बोलते हैं इसको? चियाज़्माटा। अब कोई कोई जो हमारे, जैसे हमारे ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग में जो है जब एक बच्ची बॉर्न होती है तो उसके अंदर ऑलरेडी एग्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवरी में उसके ऑलरेडी एग्स पहले से, ठीक है। तो हम, और जो मेल्स है, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, पर फीमेल्स में ऑलरेडी पहले से एग्स होते हैं। तो ये जो है हमारे जो ऑलरेडी एग्स हैं, मतलब लड़की जन्म होने के बाद उसका कभी भी नए एग्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी बचपन से थे उसके, जब उसका बर्थ हुआ तब से थे, वही एग्स मैच्योर होके फिर निकलेंगे, ठीक है, कभी भी नए एग्स नहीं बनेंगे। तो जो ऑलरेडी पेट में थी तभी जब एग्स बने थे, तो वो एग्स ना जाके एक फेज में जाके सीज हो गए थे, एक फेज में जाके सीज हो गए। वो फेज का नाम क्या है? हमारे डाइप्लोटिन। देखो, कुछ वर्टिब्रेट्स में डाइप्लोटिन स्टेज पे जाके सीज हो जाता है जो हमारा सेल है, और वो बाद में जब टाइम आता है तब जाके वो डिवाइड करता है आगे, समझा। तो जब हमारा जो ओवम है ह्यूमन बींग्स में, वो जाके सीज होता है कौन से फेज में? डाइप्लोटिन में। बचपन से ही वो एग प्रेजेंट है और वो फ्रीज हो गया जाके डाइप्लोटिन स्टेज में। फिर जब लड़की बड़ी होगी, जब प्यूबर्टी आएगा, तब डाइप्लोटिन स्टेज से आगे का डिवीजन होगा और वो एग मैच्योर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो डाइप्लोटिन स्टेज है ये मंथ्स और ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। ह्यूमन बींग्स में जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक उतने ईयर तक वो लास्ट करता है। समझ में आ रहा है? और प्यूबर्टी के बाद सारे सेल एक साथ नहीं मैच्योर हो जाते, एक एक एग रिलीज होता है, मतलब आराम से, अभी तू मैच्योर हो जा, अभी तू मैच्योर हो जा, अभी तू मैच्योर हो जा, ऐसे लाइन लगी हुई थी, समझ लो, ठीक है। अभी फाइनल स्टेज क्या होता है? उसका नाम है डायकाइनेसिस। फाइनल स्टेज का नाम क्या है? डायकाइनेसिस। इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा। पहले हमारा जो ये था क्रॉसिंग ओवर था वो यहाँ पे था, तो थोड़ा और टर्मिनल हो जाएगा। ये देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रॉसिंग हो, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे एक्स शेप स्ट्रक्चर है, तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है और टर्मिनलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, और टर्मिनलाइज हो जाता है। कौन से स्टेज में होता है, वो होता है डायकाइनेसिस में, ठीक है। बट टर्मिनलाइज हो गया, पर अभी भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं है, क्या नहीं छोड़ा अब तक, एक दूसरे का साथ, ठीक है। तो अभी जो डायकाइनेसिस है, इसी फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट होता है, डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है, और ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। आपको एमसीक्यू आ सकता है, देखो सब, ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, सबसे ज्यादा कंडेंस क्रोमोसोम कौन से स्टेज में होता है, अगर हम लोग मियोसिस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मियोसिस की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड टेट्राएड कौन से फेज में होता है, समझ में आ रहा है, क्या आंसर करोगे। सबसे ज्यादा कंडेंस्ड टेट्राएड होता है हमारा LZP पैशेटीन में, किसमें, पैशेटीन में। बट सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम कौन से फेज में होता है, डायकाइनेसिस में। लाइन में देखो, इट इज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम सबसे फुल्ली कंडेंस्ड कब होते हैं, इस फेज में। एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, इस फेज में क्या होता है, मियोटिक स्पिंडल असेंबल होता है सबसे, एंड प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ओके, इतनी हो गई चीजें। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर मेटाफेज और एनाफेज पे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, स्टेज एट विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इज। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन कब होता है, मतलब एक्सचेंज होने के बाद, ऑब्वियसली क्रोमोसोम जब हमारा उन्होंने रिकॉम्बिनेशन कर लिया, जो उनके बीच में हो गया रिकॉम्बिनेशन, जो भी एक्सचेंज करने का था जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के जस्ट बाद वो होने लगते हैं धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होने का ट्राई करने लगते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और चियाज़्माटा बनाते हैं। कौन से स्टेज में, LZPD डाइप्लोटीन, समझ में आ रहा है। इंटरफेस इंक्लूड्स, इंटरफेस के अंदर क्या क्या आता है हमारे, इंटरफेस के अंदर, ठीक है, G1 ठीक है, S ठीक है, G2 ठीक है, G0 ठीक है बोल सकते हैं। प्रोफेज में ये सब तो नहीं आता, माइटोसिस एमफेज ये भी नहीं आता, साइटोकाइनेसिस नहीं आता। ऑप्शन क्या अपना ए। सब PYQs है, आपके करवा के ले रहे हैं हम लोग। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किधर अटैच हो रहा था, मैंने आपको बताया था काइनेटोकोर पे। किस, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर किसमें, काइनेटो, इसमें भी काइनेटो, इसमें भी कोर, इसमें स्वम है, तो ये रॉन्ग, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। लॉन्गेस्ट फेज क्या है हमारा सेल साइकिल का, बताओ, इंटरफेज, करेक्ट। During which phases of cell cycle amount of DNA remains at 4C level if the initial amount of is denoted as 2C। अगर इनिशियली अमाउंट है, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल में DNA का अमाउंट है 2C, तो कौन से स्टेज में हमारा होगा 4C, ठीक है। तो देखो डबल कौन से स्टेज में होता है, S फेज में। डबल किस फेज में होता है, S फेज में। तो S फेज से जो भी पहले फेज होते हैं उस समय हमारा अमाउंट क्या होगा DNA का 2C, और S फेज के बाद वालों में 4C। तो ऐसा कोई भी इसमें से फेज ढूंढो, कोई सा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर S स्टेज के बाद वाले सारे स्टेजेस हो, ठीक है। G0 और G1 ये रॉन्ग हो गया, G1 आ गया इसमें। G2 ठीक है, मान सकते हैं। G1 जिसमें आया वो सब रॉन्ग है, G1 रॉन्ग, ठीक है। S में ठीक है, S में मान सकते हैं हम लोग। ओनली G2 इसमें लिखा है? और S के बाद हमारे G2 तो आता ही है, M फेज भी आता है, क्या आता है, पूरे M फेज के सारे स्टेजेस आते हैं। तो ऑप्शन ये ज्यादा करेक्ट है कि ये ज्यादा करेक्ट है, ऑब्वियसली ऑप्शन ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ज्यादा करेक्ट है, समझ में आ रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट G1 फेज। G1 स्टेज इज फॉलोड बाय माइटोसिस। नेक्स्ट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, हाँ। सेल ग्रोज कंटिन्यूसली, राइट, रॉन्ग कुछ है ना। सेल डजंट रेप्लिकेट्स इट DNA, दिस इज ऑल्सो राइट। तो G1 फेज जो है वो माइटोसिस से फॉलोड होता है कि ये रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल ग्रोस कंटिन्यूअसली, ये भी राइट है। सेल डजंट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये भी राइट है। तो ये फिर आंसर ऑप्शन होगा ये वाला, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी मेटाफेज 1। क्या स्टार्ट करेंगे? पी मैट ना, पी हो गया अपना अभी मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है एक्चुअली? तो हमारा जो ये है सेल था, का थोड़ा गड़बड़ हो गया, कलर लेना पड़ेगा। ये था हमारा सपोज सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर हम लोग ने लिए हुए थे क्रोमोसोम्स। अभी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया होगा लास्ट स्टेज में, ठीक है। लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया होगा। यहाँ पे दो आंटीज जो थी वो आके तैनात हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? तैनात। बट माइटोसिस में और मियोसिस में आपको एक डिफरेंस समझेगा। जो हमारा माइटोसिस था उसमें जो क्रोमोसोम थे वो पेयर्ड नहीं थे, वहां पे सब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम थे। पर मियोसिस में क्या है, अभी हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पेयर में, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी इस बार आंटी ने जो क्या किया है मेटाफेज में, सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, पर ये अभी जोड़ियों में देखो हमारा जो चियास्माटा था वो टर्मिनलाइज हो गया था। टूटा था क्या? अब तक नहीं टूटा था। तो हमारा जो चियास्माटा है वो टर्मिनलाइज हो गया है बट टूटा नहीं अब तक, ठीक है। तो हमारा जो ये होगा क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, राइट। तो सपोज एक पेयर, एक होमोलोगस पेयर मैंने बनाया, सब नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आंटी है इसने एक रस्सी फेंकी। क्या कर फेंकी? एक रस्सी, एक। और ये आंटी ने एक इधर रस्सी फेंकी, ठीक है। तो अभी जो तुम लोग देखोगे माइटोसिस में क्या हो रहा था हमारा, अभी माइटोसिस में क्या हो रहा था देखो यहाँ पे इस साइड कंपेयर करो। माइटोसिस में हमारा हो रहा था यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था एक, है। इधर सपोज हमारा ये सेल था, ये क्रोमोसोम मैंने जूम करके बनाया। एक आंटी ने रस्सी फेंकी थी इधर और एक आंटी ने इधर, समझा। तो एक साइड के काइनेटोकोर पे एक आंटी ने रस्सी फेंकी थी, दूसरे साइड के काइनेटोकोर पे एक रस्सी फेंकी थी। मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों आंटियों ने एक एक रस्सी फेंकी थी, ठीक है। बट हमारा मियोसिस में क्या हो रहा है, होमोलोगस पेयर है ना, तो एक क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर को एक तरफ से रस्सी आएगी। एक क्रोमोसोम को, यहाँ पे एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से रस्सी आ रही थी, बट यहाँ पे एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक तरफ से रस्सी आएगी और दूसरे क्रोमोसोम को सिर्फ एक तरफ से रस्सी आएगी। रस्सी क्या नाम है? रस्सी का नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है? स्पिंडल फाइबर। तो एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक तरफ से रस्सी आएगी मियोसिस में, ठीक है। पर माइटोसिस में दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आएगा। ये है एक डिफरेंस, समझ में आया? तो ऐसे ही ये हमारा एक क्रोमोसोम का पेयर हो गया, 2 3 4 ऐसे 23 पेयर होंगे। सबको एक क्रोमोसोम को एक रस्सी आएगी, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरी रस्सी आएगी, ऐसे करके रस्सी आएगी। फिर दोनों तरफ से खींचेंगे, दोनों तरफ से खींचेगी आंटियां, ठीक है। खींचेंगी तो क्या हो जाएगा, सब क्रोमोसोम्स ऐसे आएंगे इक्वेटर पे। सब क्रोमोसोम्स कैसे आ जाएंगे? इक्वेटर पे। तो नेक्स्ट आपको पेज पे दिखाता हूं कैसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे आ जाएंगे, देखो। ये एक होमोलोगस पेयर हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा होमोलोगस पेयर। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही 23 पेयर होंगे। ये आंटी हो गई एक, ये आंटी हो गई 2। आंटी ने एक क्रोमोसोम को रस्सी मारा, एक रस्सी। समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने पुल करके इनको ला दिया इक्वेटर पे।
अभी इक्वेटर पे एक प्लेट बन गई वापिस, और इस प्लेट को नाम क्या दिया, मेटाफेजिक प्लेट। क्या नाम दिया इसको, मेटाफेजिक प्लेट। हाँ, अभी वापिस माइटोसिस के साथ कंपेयर करेंगे। माइटोसिस में जो था प्लेट कैसा दिख रहा था, प्लेट हम लोग को दिख रहा था सिंगल। यहाँ पे तुम देखोगे ना, देखो कभी कभी हम लोग मतलब जाते लंगर विंगर में, ठीक है, तो प्लेट निकाल के देते, तो कभी कभी दो प्लेट साथ में चिपक के आ जाते, एक प्लेट नहीं निकलता, दो प्लेट साथ में निकल जाते, दो पत्तल साथ में आ जाते। तो वैसे ही एक प्लेट नहीं, यहाँ पे हम लोग दिखेंगे तो हम लोग को दो प्लेट दिखेंगे, कैसे, एक ये क्रोमोसोम के लेयर का, एक दूसरे क्रोमोसोम के लेयर का। तो मियोसिस में हम लोग को क्या दिखेगा, हमको दिखेगा डबल प्लेट, डबल लेयर्ड प्लेट। समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया मेटाफेज में। मेटाफेज 1 में एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक रस्सी आ रही एक ही तरफ से। मेटाफेज, सादे मेटाफेज में एक क्रोमोसोम को दो रस्सी आ रही एक ही तरफ से, दोनों तरफ से। समझ में आ रहा है, तो यह डिफरेंस हो गया। अभी होगा एनाफेज 1। क्या होगा अभी, एनाफेज 1। नेक्स्ट हमारा फेज एनाफेज 1। तो हम लोग एनाफेज 1 की जो मिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को भी अच्छे से रीड करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे स्विच्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।